चलिए, तो हम सवाल करने जा रहे हैं आज की क्लास में। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस के ऊपर कुछ सवाल करेंगे। बेसिकली पॉइंट चार्ज का मान के जो भी सवाल बन सकते हैं उसके सारे सवाल हम आज करेंगे। और बेसिकली कल हम पढ़ेंगे आपका, या नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्या, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडीज। अभी पॉइंट चार्ज के मान के सवाल करते हैं, तो सवाल करते पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म पे है। क्वेश्चन आपके सामने बड़ा प्यारा प्यारा सा, एक बार मैं क्वेश्चन जल्दी से आपके सामने लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आप उस क्वेश्चन को करेंगे। देख साथ में पढ़ो जल्दी से। सवाल आपको क्या बोल रहा है? सवाल बहुत सिंपल चीज बोल रहा है। क्या, एक सेकेंड, अब ठीक है। आपके सामने एक सवाल रखा हुआ है, व्हिच इज गिवन टू यू एज, इसमें कर रहा है कि आपको वेक्टर फॉर्म का मांगे। अ पॉइंट चार्ज 50 माइक्रोकूलम की वैल्यू दे रखी है, इज लोकेटेड इन एक्सवाई प्लेन एट द पॉइंट पोजीशन वेक्टर। ये आपको पॉइंट चार्ज की लोकेशन दे रखी है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप पर, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट r इज इक्वल टू 85। मतलब बोल रहा है कि एक पॉइंट है आपका, मान लीजिए इस तरह से q, जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 50 माइक्रोकूलम, और उससे बोला कि ये कहाँ रखा हुआ है, ये आपका रखा है 2,3 पे रखा हुआ है। और मुझसे बोला है एक पॉइंट है आपका कहाँ पर, जिसकी वैल्यू है आपके 8-5, उस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट चार्ज के द्वारा, ये आपको निकालनी है। ठीक है, ये आपको निकालनी है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन देता हूँ, तो ऑप्शन में से आप लोगों का काम है बताने का। वह सॉल्व वेक्टर फॉर्म में करो, लेकिन आखिरी में आंसर तुम मुझे मैग्नीट्यूड में बता सकते हो। तो 0.04 हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, सी है आपका ऑप्शन 900 वोल्ट पर मीटर, और डी ऑप्शन है आपका 4500 वोल्ट पर मीटर। बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए कि आंसर क्या आएगा निकल के इसका। सिंपल फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है बस, होना कि आपको नहीं हो रहा है ये जरूरी बात है। ठीक है, सुनो, क्वेश्चन को करना क्या, दो तरीके के क्वेश्चन करने को, या तो आप वेक्टर फॉर्म में करो, लेकिन आपको ऑप्शन सारे बिना वेक्टर के दे रखे हैं, तो आप बिना वेक्टर के बेस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो कैसे करना चाहिए सुनो ध्यान से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप क्या बोलोगे? सबसे पहली बात, आप क्या जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, मीनू जी का आंसर दिया है, बाकी को आंसर देखते हैं। रिकॉर्डिंग सर, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है निखिल जी, आप चाहे तो देख सकते हैं, अब कोई बात नहीं है। यहाँ मैं क्या बोलता हूँ, ई की वैल्यू, ई का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर फॉर्म में निकाला नहीं, क्योंकि वैल्यू सिर्फ वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। हाँ कि ना, जहाँ पे आर क्या है आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या बोल सकते हो? सर यहाँ के और यहाँ के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ के बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। बचपन में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, x2 - x1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका? आपका होता है, ये सब बचपन में बच्चे पढ़ के आए होंगे, आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करके आए होंगे। ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस निकाल देता हूँ यहाँ से डी आपको क्या निकल के आएगा? यहाँ पे x2 कितना है आपका? 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका -5 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ आ जाएगा आपका 8 - 2 6 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू निकल के आने वाली होगी आपकी साफ साफ 10 निकल के आएगी। तो 10 मीटर निकल के आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब 10 हो गया। के अब वैल्यू बस करनी है, बस वैल्यू रखो, आंसर निकालो। तो 9 × 10⁻9 के क्यू की वैल्यू आपकी 50 माइक्रोकूलम, यानी 50 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय आपका आर स्क्वायर, यानी 100 हो जाएगा। यहाँ पे काटापीटी मचाएंगे, आंसर पाएंगे। जब आंसर लेके आना होगा तो क्या लेके आओगे? सर देखो, यहाँ से 0 से 0 उड़ा दिया, यहाँ पे 9 जीरो है, यहाँ पे 6 जीरो है, तो यहाँ पे कितने जीरो बच गए? यहाँ पे 3 जीरो बच गए। यहाँ पे 1 जीरो है तो इसको काटो, यहाँ 2 जीरो बच गए। उसके बाद तुम्हारा क्या है? 45 बचा है, और यहाँ 2 जीरो है और फालतू। नीचे कोई काटा पीटी करने की जरूरत नहीं है, पता लगा 5 से काट के नीचे 2 ला रहे हो, फिर 4.5 लिखो, ऐसी ऐसी गधे वाली चीज करने की जरूरत नहीं है। तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा? 4500। जो भी यूनिट दे रखे है वो अभी लिख लो, यूनिट के बारे में हम बाद में सीखेंगे यूनिट कहाँ से निकल के आई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन निहालो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने होशियार बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन डी आंसर मैक्सिमम बच्चों का डी आंसर लगाता है। आई होप कि इंशा जी आपसे अगर नहीं होता अब तो हो गया होगा, समझ में आ गया इंशा जी? और मीनू जी आपसे क्या गलती हुई थी? आई होप कि आपको समझ आ जाना चाहिए। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 करो, या फिर जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा है उसको करो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। तुम चाहोगे तो मैं इसका ऑप्शन भी देता हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो। एक काम करो, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं इसका ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे। आज हम क्वेश्चन करने, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन होना चाहिए था वैसे तो, चलो कोई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना करने के लिए। अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q and mass m is present in electric field of uniform, जो भी है आपको यूनिफॉर्म देखिए आफ्टर रिलीजिंग इट फ्रॉम रेस्ट। मान लो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरह से दे रखी है, ध्यान देना। आपको क्या कर रखा है? आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से देखी है, सर देखिए इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। मतलब आपकी क्या है, सब लाइंस पैरेलल होनी चाहिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई चार्ज लेके आया कहीं से भी और उसको यहाँ पे लाके रखा है बस। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, रिलीज का मतलब छोड़ना, और स्टार्ट क्या किया था? रिलीज किया था, रेस्ट से छोड़ा था, बोल रखा है ना यहाँ पे। तो उसको मैंने रेस्ट से छोड़ा है। रेस्ट से छोड़ा, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? 0। अगर मैंने इस तरह का सवाल किया था कल, मैंने पाथ समझाया था, वो पाथ कैसे निकालना होता है लास्ट क्लास में। तो मैंने कहा था क्या इसका पाथ थोड़ी देर बाद ऐसे आना शुरू हो जाएगा, क्या इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा? कुछ इस तरफ जाना शुरू करेगा तो इस पर कुछ बाद में वेलोसिटी आ जाएगी,
कोई वेलोसिटी या कोई स्पीड आ जाएगी, हाँ सर आ जाएगी। अगर स्पीड आएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर? काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर, उससे हम आपकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। मेरा मेन मुद्दा होता है ये वी को निकालना, कि वी कैसे निकालो। सुनो मैं क्या बोलूंगा, सबसे पहले मैं इतना ही बात बोल सकता हूँ कि सर इस पे फोर्स लग रहा होगा। सर फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई के बराबर, कैपिटल क्यू लिया है कि हाँ कैपिटल क्यू लिया है। फोर्स कितना लगेगा? फोर्स लगेगा आपका क्यू ई के बराबर। इतना तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को बताना चाहिए आपका, ठीक है, ये लग गया फोर्स। अब मैं जानता हूँ कि एक्सेलरेशन क्या होता है सर? एक्सेलरेशन होता है मेरा फोर्स बाय मास, ठीक है। यहाँ पे इस ऑप्शन में सब स्मॉल स्मॉल क्यू लिखे हुए हैं, उसको कैपिटल क्यू मान लेना एक तरह से, या फिर मैं इसको स्मॉल ले लेता हूँ ऑटोमेटिकली, इसको स्मॉल ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ बाई एम, एफ बाई एम क्या हो जाएगा? क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम क्या आ जाएगा आपका? एक्सेलरेशन। चलो ठीक है, ये निकल के आ गया। अब मैं क्या लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन है, और दूसरी बात क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्यों? क्यू की वैल्यू कांस्टेंट है, ई की वैल्यू कांस्टेंट है, एम की वैल्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है। और जब भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब उस केस में आप v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर प्लस हाफ सॉरी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, आप इक्वेशन यूज कर सकते हो। इनकी एकमात्र कंडीशन होती है कि ए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो आप इस क्वेश्चन यूज कर सकते हो। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। अरे रेस्ट से किया था ना, हाँ सर, तो v क्या निकल के आ जाएगा? v निकल के आ जाएगा 80। अब a कितना आपका? q है, e है, t हो गया बाय m हो गया। ये क्या निकल के आ गया आपका? ये आपका v निकल के आ गया। निकालना क्या था आपको? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। कुछ नहीं, आपने जो वेलोसिटी निकाली उसको उठा के यहाँ पटक दो, एम का एम रख दिया, वी कितना है आपका? जगह स्क्वायर होती है, क्यू ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। अब साफ सी बात है कि ये एम और ये एम एक दूसरे को खा जाएंगे, तो फाइनल आंसर जो तुम्हारा निकल के आने वाला को मेरे प्यारे प्यारे नौनिहालो बच्चों, वो निकल के आएगा आपका क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m। दिस विल बी योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन देखो तो एक ऑप्शन दिख रहा है क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। बहुत सारे बच्चों ने बी आंसर किया था, वेरी 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 गुड, शाबाश। आई होप कि सबको समझ, अबे सबको समझ में आ गया ना? कोई ऐसी बहुत बड़ी तोप चीज तो मैंने नहीं समझाई है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोल जाओ, ठीक है। चलो, क्या फैज ना बोल रहे? हाँ बोल रहे, मैं समझा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा अच्छा है नहीं, पर हाँ थोड़ा दिमाग लगवाया क्वेश्चन, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आपको क्या काउंट करता हूँ, आप तब तक ये क्वेश्चन पढ़ो और आपको मैं ऑप्शन देता हूँ। तब तक क्वेश्चन पढ़ो सबके सब बच्चे, उसके बाद में फिर आपको ऑप्शन दूंगा। चलिए करिए। आईआईटी आपके साथ बस खेल रहा है, वो करता क्या आपके साथ में? और कुछ नहीं, वो बस एक काम करेगा कि आपको एक टॉपिक देगा, दूसरा टॉपिक देगा, दोनों कंबाइन कर देगा, दोनों के आसान आसान टॉपिक को मिला के कंबाइन कर देगा। और बच्चों को लगता है बहुत हार्ड टॉपिक है, नहीं रे, दो टॉपिक को कंबाइन कर, जब भी दो टॉपिक आपस में कंबाइन होंगे ना, समझ जाओ कि वो सवाल तो आसान होगा। तो सुनो, क्योंकि आपके दोनों टॉपिक जो होंगे उनके आसान आसान सवाल आपको देगा। चलिए करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को, तो ध्यान दीजिए, करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। तो सुनिए, वो रखा है पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको, लिखे इस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। अगर टाइम को चेंज करोगे, अगर टाइम को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, तो इट इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉट कांस्टेंट, नॉट यूनिफॉर्म। अगर नहीं कांस्टेंट है, नहीं यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब है कि आप इसको इट विल अंडरगो एसएचएम, जो भी दिखते हैं। तो मैंने क्या बोला सर, मैं जानता हूं मुझे क्या दे रखा है, ई दे रखा है आपका, ई नॉट साइन ओमेगा टी दे रखा है, ठीक है। अब मैं जानता हूं, पहले फोर्स निकालता हूं। फोर्स क्या होता है सर? फोर्स होता है आपका क्यू ई होता है, तो यहाँ से फोर्स क्या निकल के आएगा सर? फोर्स कैपिटल क्यू लेना है, तो कैपिटल क्यू के हिसाब से हम ले लेंगे क्या? फोर्स क्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी होना चाहिए। चलिए सर, ये बात भी हमको अच्छे से समझ में आ गई आपकी। अब बात करते हैं कि कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो मैंने आपको एक बात याद करने के लिए बोली थी, मैंने आपको जब एसएचएम पढ़ाया था थोड़ा बहुत भी, अगर याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो मैं जल्दी से रिवीजन करवा रहा हूँ उसका, कि भाई एफ क्या होता है आपका? माइनस के एक्स के बराबर होता है। बताई थी मैंने बात, कि एफ क्या होता है आपका? माइनस के एक्स बराबर होता है। और फिर इसके एक मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकाल के बताई थी। डिफरेंशियल को निकालने के बाद बताया था मैंने कि इसका जो सोल्यूशन निकल के आता है, इसका जो सोल्यूशन निकल के आता है वो क्या आता है? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इस टाइप से कुछ निकल के आता है। बताया था मैंने कि जो इसका सोल्यूशन निकल के आता है बच्चों, वो निकल के आता है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो मुझे वेलोसिटी निकल के आएगी। वेलोसिटी क्या निकल के आएगी आपकी? dx बाय dt। वो क्या निकल के आएगी आपकी? वो निकल के आएगी, आप डिफरेंशिएट करोगे तो, आई होप कि डिफरेंशिएट करना आता होगा, इतना छोटा सा, तो ये निकल के आएगा आपका ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आप क्या बोलते हो? अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? dv बाय dt। एक्सेलरेशन क्या है आपका? dv बाय dt। अगर एक्सेलरेशन आपका dv बाय dt होता है, तो मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये निकल के आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये निकल गया, मतलब अगर आपका x ए साइन ओमेगा टी होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? माइनस ए ओमेगा
स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब बात यह है कि मैं जानता हूं कि f क्या होता है सर, f मेरा ma के बराबर होता है। मैं क्या जानता हूं, f क्या होता है मेरा, ma के बराबर होता है। तो यहां से f क्या आ जाएगा मेरा, यहां से आ जाएगा माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी निकल के आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से आ गई होगी। अब ये चीज आई, ये सारा ज्ञान मैंने किसके लिए किया है, ये सारा ज्ञान है मेरा एसएचएम के लिए। अच्छा इतना तो मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए ना कि इस ए को क्या बोलते हैं, इस ए को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इस ए को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अब आप सवाल में पूछ क्या रहा है, सवाल बोला कि मुझे बताओ एसएचएम होगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मतलब आपसे बोला अगर ये एसएचएम है तो इसका एम्पलीट्यूड ये निकलवाने की, आपसे ए निकालने की बात कर रहा है। अब मैंने बोला कि सर देखो ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ज्ञान, ये रहा क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ज्ञान, सिंपल सा ज्ञान, इससे छोटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ज्ञान तो तुमसे दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। ये रहा एसएचएम का ज्ञान, ये रहा एसएचएम का ज्ञान। अब इसने सवाल ने क्या किया है, इसने इलेक्ट्रो को उठाया और उनको क्या, उनको कर दिया कंबाइन। इलेक्ट्रो का सबसे आसान ज्ञान, एसएचएम का सबसे आसान ज्ञान, दोनों को कंबाइन कर दिया। उसने क्या बोला है कि अगर आपका मेन मुद्दा है फोर्स निकालना, तो ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर होने चाहिए। मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, क्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब काटा पीटी मचाओ, खून की नदियां बहाओ, तो यहाँ से तुम्हारा निकालना क्या था, ए निकालना, तो ए क्या निकल के आएगा आपका, इट विल कम आउट टू बी क्यू ई नॉट बाय, कहाँ गया, क्यू ई नॉट बाय एम, अच्छा ये तो निकाल नहीं है, एम ओमेगा स्क्वायर, क्यू ई नॉट बाय एम। अब माइनस आ रहा है पर माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपसे ना सारे ऑप्शन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आपसे क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है बस, प्लस माइनस का कोई यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है। तो आपसे ए क्या निकल के आ जाएगा आपका, सिंपल क्यू ई नॉट बाय एम ओमेगा स्क्वायर। कुछ बच्चों का आंसर बी निकल के आया था, वेरी वेरी गुड, जिन्होंने आंसर सही कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोल जाओ। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सही बताऊं कुछ भी नहीं है, बस अगर आपको एसएचएम थोड़ा बहुत आता है, अगर आपको इलेक्ट्रो थोड़ा बहुत आता है, दोनों को कंबाइन कर दिया और बराबर करके आंसर निकाल दिया, बस एक का फोर्स दूसरे का फोर्स बराबर कर दिया। ऋतु जी बोले नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया ऋतु जी, इस पे फोकस करो। देखो ऋतु जी सवाल में क्या क्या है, नेट नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा तो उसमें समझ में मैं कैसे होता हूँ। ठीक है ऋतु जी, बस इन सवालों में क्या होता है, अच्छा ऐसी कोई चीज हो ऋतु जी तो उसके लिए आप यूट्यूब की वीडियो देखो। अगर नेट नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो बात अलग है। किसी को अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया, उसमें पहली बात तो सब कंसेप्ट समझाने लायक कोई चीज है नहीं, तो बोलो कंसेप्ट क्या होगा, तो कंसेप्ट समझाने कुछ नहीं, एसएचएम का कंसेप्ट और उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसेप्ट को कंबाइन करके सवाल पूछ लिया। बाकी अगर कोई नेट वेट की दिक्कत की वजह से नहीं समझ में आया तो आप यूट्यूब पे देख लेना, मेरे ख्याल से वहां पे समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अच्छा सवाल था, मेरे ख्याल से सबसे हो भी, काफी बच्चों से हो भी गया था, जिससे नहीं हुआ उनको भी समझ में आना चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट सवाल पे। ये थोड़ा सा सवाल जो है, नेक्स्ट सवाल इतना हार्ड नहीं है, इजी सवाल है, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत आप ज्यादा देख चुके हो। तो सुनो क्या सवाल है, सवाल आपका बोल रहा है कि मान लीजिए आपका एक ऐसा स्क्वायर फ्रेम है, ऐसा एक स्क्वायर फ्रेम आपके सामने दे दिया, और मैंने बोला कि भाई इस वाले सवाल में मान लीजिए आपका, सर आपने क्या इक्वेट किया इसमें, क्या इक्वेट किया इसमें, बेटा यहाँ पे फोर्स है और यहाँ पे फोर्स है। अगर एसएचएम होगा तो ये फोर्स लगता, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा तो ये फोर्स लगता। अब दोनों एक साथ लग रहे हैं तो आप दोनों दोनों फोर्स को बराबर कर दिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स और ये एसएचएम वाला फोर्स, आपने इन दोनों को बराबर कर दिया, क्योंकि है तो चीज एक ही ना, लगा तो एक ही जगह पर रखा है, दोनों बराबर कर दिया, तो ये आपको बराबर बराबर काटा पीटी करके आंसर निकाल दिया आपने। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट सवाल। आपको देखा है कि आपके पास में एक स्क्वायर फ्रेम है जिसका जो लेंथ है वो ए है। ठीक है, ये ए है, ये आपका ए है, ये सब ए है। और मैंने क्या बोल रखा है, मैंने बोल रखा है कि यहाँ पर अगर आपका चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पर अगर चार्ज क्यू रखा है, बहुत ही रद्दी सवाल, लेकिन अगर आंसर नहीं आया तो बहुत रद्दी आदमी तुम हो गए। ठीक है, आदमी औरत जो भी बैठे हैं यहाँ पे ये। और आपसे बोला है कि मान लीजिए सी आपका सेंटर है, सी क्या है आपका, सेंटर ऑफ स्क्वायर, सी है आपका सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो सवाल है बहुत सुंदर सा, मतलब सिंपल सा, कि बताइए फाइंड फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। बताइए क्या होगा। पेन अगर उठा लिया तो तुम मान लेना, आत्महत्या कर लेना अगर पेन उठा लिया तुमने तो, क्योंकि पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बताओ सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जल्दी निकाल के बताइए, जल्दी बताइए। ऋतु जी का सबसे पहले आंसर आया, जिनका नेट सबसे पहले खराब हुआ था, उनका आंसर आया ऋतु जी का 0। नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सी पे 0। बाकी बच्चों को क्या आंसर है, भाई हमेशा अपने हाथ में चैट वाला ऑप्शन ऑन रखो आज के दिन, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सुमाइला जी का आंसर 0 है, तृप्ति का आंसर 0 है, फैज का आंसर 0 है, बाकी लोगों का आंसर 0 क्यों नहीं आ रहा है, जल्दी 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 जल्दी। सो गए हो क्या बे, हाथ में मोबाइल लेके, 0।
बिल्कुल आंसर जीरो है, कोई सोचने वाली बात नहीं। अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम सोच रहे हो तो देखो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से आएगी। तो मान लो मैंने इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, इसका नाम दे दिया 3, इसका नाम दे दिया 4। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो सिंपल से क्या बोल सकते हो आप कि आप हर किसी की वजह से, सर यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे आर है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सी पॉइंट पे, वो कहाँ आएगी, वो इस तरफ आएगी, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। तो ये आएगी आपकी E1, ठीक है। और दूसरी बात, इससे 2 से जाते हैं तो 2 से आपका डिस्टेंस तो सेम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इस तरह से, क्या वो क्या आ जाएगी, मान लो E2 आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज से बाहर निकलती होती है पॉजिटिव चार्ज से। मीनू जी का आंसर जीरो है, वेरी गुड। निखिल जी का आंसर जीरो, आकाश का भी आंसर जीरो। चलिए Q3 से भी हम यही सिलसिला दोहराएंगे, बोलेंगे सर Q3 से आपका कहाँ जाएगा, सर Q3 से जाएगा यहाँ पे, तो इसको मैंने बोल दिया E3। सिमिलरली Q4 से जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E4। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात तो मैं बिल्कुल तसल्ली बख्श बोल सकता हूँ कि आपका E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू, E3 की वैल्यू और E4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100% बराबर होनी चाहिए, बिकॉज सबका डिस्टेंस क्या है, बराबर है, सबके चार्ज की वैल्यू भी क्या है, बराबर है। वैल्यू अगर निकलवानी तो ये होना चाहिए, जहां पे तुम आर की वैल्यू को उठा के क्या रख दोगे, आर की वैल्यू उठा के रखोगे √2a का होल स्क्वायर। अब साफ से साफ 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 अब साफ 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 दिख रहा होगा हर बच्चे को यहाँ पे कि सर ये बराबर है, तो ये को ये काट देगा, इसको ये खा जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या निकल के आएगी मेरे प्यारे प्यारे बालकों, इट विल कम आउट टू बी जीरो। बिना सोचे समझे आंसर तुम्हें करना था, वैसे भी बस ये लाइन बना के अगर आंसर कर सकते तो कर दो, वरना इतनी भी जरूरत थी नहीं। आई होप कि छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप देखते हैं, इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप देखते हैं, समझो। मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से कि भाई फिर से आपको एक स्क्वायर फ्रेम दे दिया गया। अब वो इतना थोड़ा ना कि हर बार आपको सेम स्क्वायर फ्रेम टाइप का देता रहेगा। इस बार आपको क्या दिया, फिर से आपको एक स्क्वायर फ्रेम दे दिया गया, एक स्क्वायर फ्रेम दे दिया गया इससे इस हिसाब से वापस से, जिसकी साइड की लेंथ फिर से आपकी क्या है, सबकी ए साइड है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी कहाँ गया ऊपर, ये भी ए है और ये भी आपका ए है। यहाँ पर फिर से मैंने चार्ज रखने का सिलसिला फिर से शुरू किया, और फिर मैंने आपको बोला कि इस बार मैंने थोड़ी सी गड़बड़ करनी शुरू करी। यहाँ पर मैंने क्यू रखा है, यहाँ पे मैंने क्यू रखा है। अब तुम बोलोगे क्यों रखा है, तो मैंने क्यू रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी क्या रखा है, मैंने यहाँ -Q रखा है। और मैंने फिर से आपको सेम सवाल पूछा कि मान लीजिए सी क्या है आपका, सी इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर। अब आपका जिम्मेदारी है, मुझे बताइए कि सेंटर ऑफ स्क्वायर पे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। करिए पता, आंसर निकालिए। आप लोग एक काम करो, देखो इतना तो मुझे पता है कि हर किसी का आंसर ये तो आ ही जाएगा, KQ/A²। इसके आगे क्या निकल के आएगा, वो सॉरी KQ² नहीं, KQ/A²। इसके आगे जो नंबर है वो निकाल के बता दो बस मुझे, बाकी तो सब तुम निकाल ही लोगे। इसके जो आगे नंबर होगा वो निकाल के बताओ। चलो जल्दी से कोशिश करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं तो देखो सिंपल से क्वेश्चन है, बस आप लोग दिमाग लगाने की थोड़ी सी चेष्टा नहीं करते हो। अगर वो चेष्टा कर जाओ तो आपका आंसर सही निकल जाए। देखो ये याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो जी साइड है ना सर, अरे साइड तो बेटा नहीं होगी ना सर, तो मैं लिख चुका हूँ, ठीक है सुनो। तो यहाँ पर बस आप इतना दिमाग लगाते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू से निकलती होती है, पॉजिटिव क्यू से बाहर निकलती है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है। अब मैं इतना तो यार एक बात तो मैं पक्की पूछता हूँ, सबके ई की वैल्यू बराबर आने वाली है, क्योंकि सबका डिस्टेंस बराबर है ना। बस एक एक प्लस में होगी माइनस, तो डायरेक्शन तो मैं सबको दिखाऊंगा ही, वैल्यू सबकी सब सेम आने वाली है, इसलिए मैं किसी की वैल्यू नहीं दिखाने वाला, मतलब वो वैल्यू यहाँ से, ये आपका क्या है, ये भी आपका ऐसे आएगा, तो यहाँ से भी क्या होगी, यहाँ से ई होगी, ठीक है। यहाँ से लेंगे तो यहाँ से भी क्या होने वाला है आपका, यहाँ से भी आपका इधर ही आने वाला ई, यहाँ से भी क्या होने वाला है आपका, यहाँ से भी ई ही आने वाला है, सारे ई ही आने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात। चलो अब तुम अगर गौर फरमाओ तो अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ सी पे कि क्या हो रहा है, सी पे इस तरफ लग रहा है आपका 2E और इस तरफ लग रहा है आपका 2E, ठीक है। और इनके बीच का एंगल क्या है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। अबे स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर टकराते हैं ना, हर बच्चे को इतनी बात तो पता होनी चाहिए। तो अगर ऐसी बात है, मैंने क्या किया, ये दोनों बराबर है, हाँ सर दोनों बराबर है, क्या 90 डिग्री पे, हाँ सर 90 डिग्री पे, तो जो उसका रिजल्टेंट निकल के आएगा वो बीचों बीच ऐसे निकल के आएगा नीचे, और उसकी वैल्यू क्या होगी, इसके √2, मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ 2E, √2 टाइम्स ऑफ 2E, तो आंसर क्या आ जाएगा 2√2E, ठीक है। अब जितने लोगों ने आंसर 2√2 दिया उन्होंने ये आंसर दिया है, जितने भी लोगों ने आंसर दिया है 2√2E आंसर दिया है, जो कि आंसर गलत है। यही मैं इसलिए मैंने जानबूझ के आपको ये नंबर पूछा था बस, क्योंकि आधे बच्चे यही मर जाएंगे। जितने लोगों ने आंसर दिया 2√2 वो गलत है। क्यों गलत है आप सुनो।
अब तुम ध्यान दो, तुमने लिख तो दिया कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकल के आएगा सी पे, उसकी वैल्यू क्या है, √2 ई, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये ई की वैल्यू क्या है, ये तो किसी ने सोची ही नहीं। अरे ई की वैल्यू के क्यू बाय ए स्क्वायर थोड़ी ना है मेरे बालक। ई की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो ई क्या होगा, के क्यू बाय ये वाला डिस्टेंस होगा ना, डायगोनल के हाफ वाला, और डायगोनल का हाफ डिस्टेंस कितना होता है, डायगोनल कितना होता है, √2 बाय ए, तो √2/2 करना पड़ेगा ना, और √2/2 करोगे तो ये क्या निकल के आएगा, ए बाय, ये क्या निकल के आएगा आपका, ए बाय √2 निकल के आएगा। तो आप ये गलती कर गए यहाँ पे, तृप्ति जी ने आंसर चेंज कर दिया अपना। ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू के क्यू स्क्वायर, के क्यू बाय ए स्क्वायर नहीं होगी, के क्यू बाय ए की जगह पे आपको, डिस्टेंस की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, ए बाय √2 रखना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर ये बहुत बड़े पाप है जो बच्चे करते हैं, इसलिए जानबूझ के मैंने आपसे वैल्यू पूछी थी और बच्चे वहीं भटक गए। यहाँ से क्या निकल के आया, के क्यू बाय, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बाय 2 निकल के आया, √2 का स्क्वायर 2 होता है ना, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो निकल के आएगा 4√2, और यहाँ पे आएगा के क्यू स्क्वायर बाय, अरे मैं स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ, के क्यू बाय ए स्क्वायर निकल के आएगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर निकल के आएगा। तो ये होगा आपका आंसर बच्चों, जो मैंने पूछा था उसकी वैल्यू 4√2 होगी, ना कि 2√2। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर सही दिया था टाइम से पहले, वो था आपका फैज। बहुत बढ़िया फैज, मजा आ गया, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। ऋतु जी बाद में, ऋतु जी 16 ला रही है, 16 कहां से आ गया ऋतु जी, ये कौन सी कैलकुलेशन करी आपने, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या गलती कर रहे थे। देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन होने के बाद भी बच्चे बहुत बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं, तो ऐसी गलतियों से हमेशा बचने की कोशिश करनी है, कम से कम कोशिश तो करो। जल्दबाजी में आंसर भी गलत ही आते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन मतलब कि फिर से एसएचएम के कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी, कि जनरली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक को अगर क्वेश्चन अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक का होना तो बहुत हार्ड होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर वो उसको आसान ना चाहते तो आसान बनाने के लिए क्या करेगा, या तो बहुत ही ज्यादा आसान सीधा फॉर्मूला लगाया आंसर निकाल दिया, या फिर क्या करेगा, आपको दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को मिला देगा। आईआईटी का सवाल बनाया तो दो अलग कॉन्सेप्ट को। तो सुनो, अब आपके सामने एक ऐसा सवाल आता है कि मैंने सवाल कर रहा हूँ कि एक सवाल आता है आपका एसएचएम का, ये एसएचएम के सवाल बहुत जगह अलग अलग जाते हैं, अलग अलग जगह एक साथ आते हैं। तो एसएचएम विद स्प्रिंग मास सिस्टम, अगर मैं एसएचएम की बात कर रहा हूँ स्प्रिंग मास सिस्टम की, तो पहले एक कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ आपको, ये बात सुनो, वो ज्ञान सुन लो। अगर वो ज्ञान सुन लिया तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी, ठीक है। मेरे से पढ़ रहे हो तो पहले सफल है, लेकिन और सफल हो जाएगी। सुनो, तो एसएचएम आप देखते हो तो तीन तरह से आप इसको देखते हो, स्प्रिंग मास सिस्टम को, कि भाई मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के एस ले लिया, एस इसलिए ले ताकि कूलम्ब कांस्टेंट से आप कंफ्यूज ना हो, और यहाँ पे मैंने मास क्या लगा दिया, मास लगा दिया एम। दूसरा सेटअप क्या होता है बच्चों, सुनो, दूसरा सेटअप होता है आपका इस तरह से कि भाई कभी आपका क्या होता है कि भाई आपने हॉरिजॉन्टल रखा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपने इस तरह से स्प्रिंग लगा दी और इस पे मास लगा दिया आपने, मस्त एम ऐसे, ठीक है। ये बात भी मेरे ख्याल से आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि एक वर्टिकल वाला केस है, एक हॉरिजॉन्टल वाला केस है। तीसरा केस और बनता है इसमें, यहाँ पे एक अच्छा सवाल बनता है, और ये आपका जनरली एसएचएम में ही कवर कराया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना रहे समझ में, क्योंकि मुझे एक नई चीज भी बतानी है आपको। सुनो, मैं क्या बोलूंगा आपका कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैंने स्प्रिंग ऐसे लगा दी तो मास हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। अब हो गया मास, अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। सवाल ये है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे टाइम t1 है, मुझे नहीं पता उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे टाइम t2 है, मुझे नहीं पता उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे टाइम t3 है, तो इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। वैसे अगर स्प्रिंग मास सिस्टम होता है तो वैसे स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम होता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2π√m/k, जहाँ पे k क्या होता है, के एस मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट होता है आपका। तो सवाल है कि इन तीनों में कौन सा बड़ा होगा, सवाल ऐसे होता है कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ऐसे कंपेयर करवाते। तो एक बात याद रखना, अभी सिर्फ याद करो, प्रूफ क्या है नहीं है वो मैं अभी तो बस 2 मिनट में समझा दूंगा। एक बात हमेशा याद रखो, अभी तो इलेक्ट्रोस्टैट घुसा ही नहीं मैंने इसमें, ये तो मैं एसएचएम पढ़ा हुआ मान लो। इन तीनों जगह पे चाहे आपकी स्प्रिंग कैसे भी रखी हो, बस अगर आपने सबके अंदर सेम स्प्रिंग कांस्टेंट के एस लिया और सबके अंदर सेम स्प्रिंग कांस्टेंट के लिया, सबके अंदर सेम मास एम स्मॉल एम और स्मॉल एम लिया है, तो याद रखना इन तीनों केस में आपके टाइम की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, और आपकी वैल्यू क्या निकल के आती है, वो निकल के आती है 2π√m/k। सवाल है सीधा सीधा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई तीनों केस में आपका टाइम पीरियड क्या होता है, सेम ही निकल के आता है, और वैल्यू भी क्या निकल के आती है उसकी, सेम निकल के आती है m/k। अब आपको डाउट होता है सर ऐसा क्यों, तो सुनो, ऐसा इसीलिए क्योंकि आपका, अगर मैं दो दो रीजन सुनना भाई, इन तीनों केस में फर्क क्या पड़ रहा है, फर्क क्या हुआ, ऐसा गलती क्या हुई, तो सुनो, इसमें mg भाई और फोर्स की अगर बात करते हो mg ऐसा लग रहा है, हाँ सर,
और के एक्स किस लगेगा, के एक्स ऊपर लगेगा। ये के एक्स ऊपर किस लग रहा है, तो आप समझ रहे हो ना कि भाई फोर्स का विरोध करेगा ना, बैलेंस करने के लिए ऊपर लगेगा। इस केस में क्या होगा, आप जब इसको धक्का दोगे तो के एक्स इधर लगना चाहिए। और दिक्कत ये स्प्रिंग तो इस बार इसका जो वो है ग्रेविटी फोर्स वो तो उल्टा है ही नहीं, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगती है ना, ग्रेविटी फोर्स तो हमेशा, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी ग्रेविटी फोर्स हमेशा नीचे लगता है। ठीक है, के एक्स कैसे लगा है, के एक्स हमेशा अलोंग द स्प्रिंग लगता है। तो सर इन तीनों केस में क्या फर्क आ रहा है कि यहाँ पर के एक्स और आपका एम जी सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम लाइन में, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे किसी एंगल पे है। तो इसकी वजह से क्या टाइम पीरियड चेंज होना चाहिए, आंसर है टाइम पीरियड चेंज नहीं करता। क्यों नहीं चेंज करता, तो वो बात इसका नीचे सुनो इंपॉर्टेंस। तो जब भी एक बात याद रखना कि एक बात हमेशा याद रखना, इन अ स्प्रिंग मास सिस्टम SHM time period never depends on the static forces। ठीक है, अब आपके इसमें एक बात आई, ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी स्प्रिंग मास सिस्टम SHM होगा तो उसमें वो बात कभी भी स्टैटिक फोर्स पे, मतलब अगर कोई स्टैटिक फोर्स हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा टाइम टेबल पे। मतलब अगर स्टैटिक फोर्स, अच्छा पहली बात तो डाउट होगा स्टैटिक फोर्स क्या होता है सर। तो स्टैटिक फोर्स का मतलब सुनो, स्टैटिक फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं, स्टैटिक फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम। ऐसे फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा क्या रहे, आपकी सेम की सेम बनी रहे, उनको हम क्या बोलते हैं आपका, उनको हम बोलते हैं स्टैटिक फोर्स। मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी हमेशा सेम होगा और डायरेक्शन भी एक ही तरफ रहेगी, उसको हम बोलते हैं। तो जैसे इस एग्जांपल में समझो, जैसे यहाँ पे तुम दिमाग लगाओ, तो अगर तुम दिमाग लगा के देख पाओ तो mg जो है क्या वो हमेशा नीचे लगता है क्या, ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू हमेशा mg होती है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड सेम, क्या उसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे है, हमेशा नीचे है, हमेशा नीचे है। ठीक है, इसका मतलब आपका ऑलवेज डाउनवर्ड, इसका मतलब इसका एग्जांपल, स्टैटिक फोर्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स विल बी एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक फोर्स यानी mg, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे रहती है और वैल्यू क्या होती है, हमेशा mg। इसका मतलब अगर ग्रेविटी फोर्स में कोई बदलाव आ रहा है, अगर ग्रेविटी फोर्स में कोई बदलाव भी आ रहा है कि वो कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है, इस बात पे बिल्कुल आपका डिपेंड नहीं करता स्प्रिंग मास सिस्टम का, इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता आपके स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने SHM नहीं बोला, मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम SHM बोला, मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम की बात हो रही है बस। यहाँ पे और कोई सिस्टम आ जाए तो आपका गड़बड़ कर सकती है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में SHM में आपका टाइम पीरियड नेवर डिपेंड्स ऑन द स्टैटिक फोर्स, मतलब ग्रेविटी कैसे भी लग रही हो अकॉर्डिंग टू द स्प्रिंग, ग्रेविटी कैसे भी लग रही हो, वापस समझो। इन अ स्प्रिंग मास, सवाल ये है आपका कि भाई एक बार स्प्रिंग को मैंने ऐसे लगाया, एक बार स्प्रिंग को इसमें लगाया, एक बार, और मैं जानता हूँ स्प्रिंग क्या करती है, आपकी SHM करती है, SHM करती है तो उसका अपना एक टाइम पीरियड भी होगा। सवाल इस तरह से पूछा गया कि तीनों टाइम पीरियड क्या होंगे, कौन ज्यादा कौन कम, कौन की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखना इन तीनों केस में आपका टाइम पीरियड क्या होता है, सेम ही होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 2π√m/k ही होती है, के यहाँ पे के स्प्रिंग है। ठीक है, तो ऐसा क्या क्यों होता है, तो उसका रीजन जो होता है, इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, रीजन है इन अ स्प्रिंग मास सिस्टम SHM टाइम पीरियड नेवर डिपेंड्स ऑन स्टैटिक फोर्स। जो स्टैटिक फोर्स होते हैं, चाहे कोई भी स्टैटिक फोर्स लग रहा हो, mg नहीं कोई और भी लग रहा होता, स्टैटिक फोर्स मतलब ऐसे फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा क्या बनी रहती है, सेम बनी रहती है, उनको हम स्टैटिक फोर्स बोलते हैं। एग्जांपल ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स हमेशा नीचे लगती है, वैल्यू mg हमेशा नीचे, वैल्यू mg। तो इस mg में अगर कोई कल को फर्क भी आ जाए, कल को आपके ग्रेविटी फोर्स में कोई फर्क भी आ जाए, या ग्रेविटी फोर्स किसी भी एंगल पे लग रहा हो स्प्रिंग के कंपैरिजन में, उसको इसमें उसके टाइम पीरियड से मतलब नहीं होगा। इसका एक और सिंपल रीजन, एक जुगाड़ रीजन सुनो। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m/ks होता है, हाँ कि ना। मैंने बोला कल को ग्रेविटी चेंज हो जाए, कल को जी की वैल्यू चेंज हो जाए, तो टाइम पीरियड चेंज होगा कि नहीं। तो तुम एक बार फॉर्मूला देख लो, चिल्ला चिल्ला के फॉर्मूले को देख लो, क्या फॉर्मूले में कहीं आपका जी का नाम लिखा है क्या, क्या कहीं यहाँ पे जी लिखा है, यहाँ पे जी लिखा है सर, कहीं जी तो नहीं लिखा। अगर जी नहीं लिखा तो सिंपल सी बात है ना, जी पर डिपेंड नहीं करेगा। जब किसी फॉर्मूले में जी ही नहीं आ रहा तो वो जी पर डिपेंड क्यों करेगा, कि जी आपका नीचे लगता है, जी आपका सामने लगता है, ऊपर लगता है, टेढ़ा लगता है, मेढ़ा लगता है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा इस बात को कि आपका टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जी पर डिपेंड नहीं कर रहा, डज नॉट डिपेंड ऑन जी, हेंस जी कैसे भी लग रहा हो आपको, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड तब भी क्या रहेगा सेम। तो ये जुगाड़ तरीका समझने का, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है, एक्चुअल रीजन होता है ये, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता रीजन। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि मुझे इसको अब अप्लाई करना है अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पास मास पे, हाँ मास पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, मास पे बिल्कुल डिपेंड करता है। अब ये मुझे एक्चुअली इसको इसमें मुझे एक क्वेश्चन करवाना है, ठीक है, और वैसे ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क आने वाला है, समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपका, सुनना बड़े प्यार से। क्वेश्चन आपका फिर से स्प्रिंग मास सिस्टम है आपका, और मैंने क्या बोला आपका कि भाई यहाँ पे आपकी स्प्रिंग लगी हुई है मस्त वाली,
और यहाँ पे आपका m है, और यहाँ पे इसका ks है, और यहाँ पे आपकी ग्रेविटी इज प्रेजेंट। अब मुझे बताना पड़ेगा ग्रेविटी है प्रेजेंट कि नहीं है, क्योंकि मैं अब आपका इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स घुसेड़ने वाला हूँ। ये हो गया केस वन, इसमें मान लो T1 टाइम होता है। दूसरा केस है आपका कि सर यहाँ से आपका ये हो गया इस तरह से, और यहाँ पे आ गया आपका मास m है, फिर से स्प्रिंग ks है। लेकिन इस बार क्या किया मैंने, इस बार आपके कुछ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लग रही है, यहाँ पे एक फील्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इस पूरे एरिया में, जहाँ पे आपका ये स्प्रिंग रखी हुई है, और उसकी वैल्यू आपने ले ली क्या, उसकी वैल्यू आपने ले ली E। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने क्या बोल दिया, ग्रेविटी इज एब्सेंट। इस वाले केस में आपकी ग्रेविटी नहीं लग रही है, इस वाले केस में आपकी ग्रेविटी नहीं लग रही है। तीसरा केस क्या है आपका, मान लो इसमें आपका टाइम पीरियड क्या है, T2 है। तीसरा केस क्या है आपका, तीसरा केस है आपका कि फिर से आपकी वही स्प्रिंग है, सेम स्प्रिंग है KS वाली, और यहाँ पे मास सेम है आपका, लेकिन इस बार क्या है आपकी, इस बार आपकी ग्रेविटी भी प्रेजेंट कर दूंगा मैं, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी सेकंड पार्ट में, वो भी आपकी ग्रेविटी फील्ड भी सेकंड पार्ट वाली लग रही है। ठीक है, ग्रेविटी भी लग रही है आपकी, और इस केस में क्या है आपका, ग्रेविटी इज प्रेजेंट। ये सवाल कर पाओ तो मजा आ जाएगा जिंदगी में। और ये सवाल IIT एडवांस का सवाल है, लेकिन जब तुम बस जैसे मैं IIT एडवांस बोलता हूँ, 2-4 बच्चे तो वहीं लुढ़क जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये प्रूव करवाना चाहता हूँ कि ऐसा लुढ़कना नहीं है, क्योंकि इतना इजी सवाल है। सवाल ये आता है कि भाई, वही सवाल आता है कि कंपेयर T1 T2 T3, कंपेयर T1 T2 एंड T3, मतलब कंपेयर से मेरा कहने का मतलब कौन बड़ा कौन छोटा, कौन किसके बराबर है, अगर कोई बराबर है तो कौन किसके बराबर है, कौन किससे छोटा, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, ऐसे तरह सवाल आते हैं ना। तो सवाल यही है, सवाल ये है आपको T1 T2 T3 में कंपेयर करना है। तो आपका आंसर बताइए क्या होगा, कि T1 बड़ा होगा कि T2 बड़ा होगा, वैल्यू नहीं बतानी, बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, कौन फील से भी बता सकते हो उसका आंसर। तृप्ति जी ने आंसर कर दिया है सेम होंगे सारे, इंशा जी ने आंसर खोल दिया सेम। अगर आप लोग आंसर के साथ अपना रीजन भी बता दो तो और माशाल्लाह माशाल्लाह मजा आ जाए। अर्षित जी का आंसर आ गया है आपका सेम, तृप्ति जी T1 T2 T3 सेम लिख दिए वापस से। इंशा जी ने बोला जी पर डिपेंड नहीं करता। बेटा जी पर डिपेंड नहीं करता तो इस बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लग रही है ना, लेकिन अमन जी का आंसर है सेम, शुमाइला जी का आंसर सेम, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, अच्छी बात है। सबके आंसर सेम 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 लग रहे हैं, क्योंकि आंसर भी सही लग रहा है। मनदीप जी का आंसर भी सेम आ रहा है, T1 T2 T3 आपके बराबर होने चाहिए। ठीक है, निखिल जी ने आंसर बड़े चेंज कर दिया आपने, निखिल जी ने बोल दिया T3 ग्रेटर होगा। ठीक है, देखते हैं आपका हो सकता है क्या होता है, क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं ना, वहाँ पे ग्रेविटी भी लग रही है। जब दो फोर्स लग रहे हैं तब तो टाइम पीरियड बढ़ना चाहिए ना भाई। ऐसे मास था, उसको मैंने पहले 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 सिर्फ mg लग रहा था, अगर सिर्फ mg लग रहा था तो आपका थोड़ा बहुत कर रहा होगा, लेकिन इस बार क्या मैंने mg भी लगा दिया होगा और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दिया, दो ज्यादा फोर्स लगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा ना। अबे टाइम पीरियड क्यों बढ़ेगा, तो साफ सी बात है, ऐसे है दो फोर्स लग रहे हैं तो उसको ज्यादा दूर तक खींचेंगे, जितना दूर तक खींचेंगे तो आपको टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा ना। ठीक है, तो ये सोच के निखिल ने आंसर किया। चलिए तो करते हैं इसका आंसर। तो पहले तो मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि आपकी क्या गलती है, क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट से भी समझाऊंगा, जुगाड़ से भी समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट से भी समझाऊंगा और मैं जुगाड़ से भी समझाऊंगा। सुनो, अच्छा कुछ बच्चों ने शायद ये सोच लिया, अरे मैं बताना भूल गया, यहाँ पे क्यू ले लेना, इसका चार्ज ले लेना क्यू, अगर आप लेना भूल गए तो इसका चार्ज लेना क्यू। अब बताओ आंसर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्यू ले लिया, अब बताओ आंसर क्या होगा। क्यू देना भूल गया था, अब बताओ आंसर, अब बताओ आंसर क्या होगा। मैंने चार्ज लेना भूल गया था पहले, अब बताओ मैंने चार्ज ले लिया तब आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी, अब तो आंसर में कुछ बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये सब बताओ जल्दी 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 जल्दी। चलो एक काम करो, ये बता दो मैक्सिमम कौन होगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा ना T1 मैक्सिमम बच्चों को T1 और T2 में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, सबसे T4 हैप्पी, T4 तो है नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो आप बस ये बता दो सबसे बड़ा, तो आपका फैज का आंसर है T3 सबसे बड़ा होगा, हैप्पी जी का आंसर है T3 सबसे बड़ा होगा। बस आप ये बता दो सबसे बड़ा कौन होगा, क्योंकि आप T1 और T2 में कंफ्यूज हो रहे हो कि बराबर बराबर होगा बड़ा होगा क्या होगा, इसलिए आप सिर्फ ये बता दो। तृप्ति जी अभी भी अपने आंसर का स्टिक कर रही हो, अभी बोल रही मैं तो, मेरे तो 3 अनमोल रतन, T1 T2 और 3 रतन। निशा जी ने भी अपना आंसर एक आंख से बताने की कोशिश करी, सेम ही देगा। तृप्ति जी अभी भी अपने आंसर का स्टिक कर रही हैं। ठीक है, तृप्ति जी बोल रही है मेरे तो तीनों इक्वल हैं। जैसे हमारी मम्मी बोलती है ना, जब मम्मी के 3 बच्चे होते हैं बोलते हैं मेरे लिए तो तीनों बच्चे बराबर हैं। तृप्ति जी का नाम भी टी से है, मेरे तो तीनों टी बराबर हैं। ऋतु जी कंफ्यूज हो गई हैं, पहले आंसर आया था, अफसर ने कंफ्यूज कर दिया। चलिए करते हैं,
पहले मैं आपको आंसर बता दूं, चलो आंसर बताता हूं। आंसर इज T1, T2, T3। सबसे बड़ा है आपका T3, ये बोलना गलत है। सबसे छोटा है T1, ये बोलना गलत है। आंसर इज T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। अरे हुड़ी बाबा, और लो का मोलो, ये को ये के हो गया, एक के हो गया, ऐसे कैसे कर सकते हो सर आप हमारे साथ? ठीक है, तो देखो अब सवाल है कि भाई सारी वही है उड़ी बाबा सब, अब सारी बात वही है कि भाई जिसने आपका जो पिछले बार मैंने एसएचएम पढ़ाया अभी थोड़ी देर पहले, वो अपने मजे के लिए थोड़ा पढ़ाया, अपने ज्ञान के लिए थोड़ा पढ़ाया, कुछ समझाना था उसने। तो सुनो, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हाँ यही होगा, तभी तो तुम सोचोगे कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, टीचर को बहुत कुछ आता है। तो सुनो, यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे ग्रेविटी प्रेजेंट, यहाँ पे क्या है mg है, ठीक है mg है, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार चीज। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपका ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं तो mg तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा आपका QE तो लगेगा ना नीचे सर। हाँ सर QE तो लगेगा। तीसरे केस में क्या है, तीसरे केस में आपका mg भी लगेगा और तीसरे केस में आपका QE भी लगेगा। क्या दोनों के दोनों लग जाएंगे? हाँ सर दोनों के दोनों लग जाएंगे। ठीक है, आप सुनो, तुम अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दो, अगर ध्यान दो तो mg तो स्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। mg क्या होता है आपका? स्टैटिक फोर्स होता है, और स्टैटिक फोर्स पे कभी आपका टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। तो पहले वाले में T1 लग रहा है, तो T1 आपकी T1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 2 पाई रूट m/k ही हो जाएगी, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। दूसरे वाले केस में अगर हम बात करते हैं, दूसरे वाले केस में अगर हम बात करते हैं तो आपका फोर्स क्या लग रहा है, सिर्फ क्यू ही लग रहा है, ठीक है। सेकंड फर्स्ट वाले केस में ये हो गया, सेकंड वाले केस में mg नहीं लग रहा है लेकिन क्यू ही लग रहा है। और तुम्हें एक अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत भी दिमाग होता, अगर तुम बोलोगे इस क्यू को अगर मैं देखूं, फोर्स ही है ना, ये फोर्स ही तो है क्यू ही, तो क्या ये क्यू कांस्टेंट है? हाँ सर। क्या ये आपका ई कांस्टेंट है? अबे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे ना कांस्टेंट, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ सर। अगर तुम डायरेक्शन की बात करो गधेड़ो, तो डायरेक्शन तो हमेशा इसके नीचे ही आएगी ना, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा डायरेक्शन नीचे ही आने वाली है ना। हाँ सर, डायरेक्शन भी क्या रहेगी, डायरेक्शन भी सेम रहेगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस केस में मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या मैं पूछता हूँ क्यू जो यहाँ पर है, क्या ये फिर से एक स्टैटिक फोर्स का काम कर रहा है? हाँ सर, स्टैटिक फोर्स का काम तो कर रहा है। अगर स्टैटिक फोर्स का काम कर रहा है तो टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्टैटिक फोर्स। अगर ये भी स्टैटिक फोर्स है तो जो आंसर पहले था वही आंसर होना चाहिए बाद में, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टैटिक फोर्स। अब तीसरी बात करते हैं, कांस्टेंट फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात रखती थी। थर्ड बात करते हैं, अबे गधेड़ो, जब QE मैं प्रूव कर चुका हूं एंड mg दोनों, अगर मैंने कहता हूँ ये स्टैटिक है ये स्टैटिक है, तो भाई मिलके भी तो स्टैटिक ही हुए ना, ये दोनों ही स्टैटिक है ना। अगर दोनों ही स्टैटिक हैं, बोथ स्टैटिक फोर्स, अबे तो स्टैटिक फोर्स टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, तो आंसर फिर भी क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट m/k। फालतू दिमाग लगाते हो कि सर वो ऐसे कर लेगा वैसे कर लेगा, अबे सुनो, बिल्कुल करेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब टाइम पीरियड, अबे अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गया ना तो टाइम पीरियड अपने आप को उस तरह एडजस्ट करेगा कि आपकी स्पीड बढ़ा देगा। भाई मान लो इसमें टाइम T1 है, इसमें टाइम T2 है, अब कंफ्यूज होता है कि बड़ा होगा छोटा होगा, तो अगर आपने इसको खींचा लंबा कर दिया, अगर आपने इसको खींचा और लंबा कर दिया तो फर्क क्या पड़ेगा ना, अब लंबा करने के बाद में एम्पलीट्यूड ज्यादा बड़ा करने के बाद में उसी को वो और जल्दी जल्दी कर लेगा। पहले धीरे धीरे करता, अब उसको और जल्दी करने का मतलब उतने टाइम को वो थोड़ा जल्दी कवर करेगा। इसका मतलब टोटल टाइम पीरियड तो अभी भी सेम रहेगा, पहले कम टाइम था, सॉरी कम डिस्टेंस था, तो आपका कुछ टाइम ले रहा था, अब टाइम डिस्टेंस बढ़ गया तो, लेकिन उसी टाइम में करना है तो स्पीड बढ़ा देगा। तो वो टाइम नहीं चेंज होने देगा, स्पीड आपको चेंज कर देगा, स्पीड चेंज कर देगा, एम्पलीट्यूड चेंज कर देगा, टाइम लेकिन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि टाइम आपका स्टैटिक फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इस तीनों केस में क्या आ जाएगा आपका आंसर, टाइम सेम निकल के आ जाएगा, T1 T2 T3, और वैल्यू भी क्या निकल के आएगी, 2 पाई अंडर रूट m/k। अब तुम्हें एक जुगाड़ तरीका बताऊं जिसमें ये सब सोचने की जरूरत भी नहीं थी, बताओ जुगाड़ तरीका सुनो। जुगाड़ तरीका क्या हो जाएगा सर, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, वही जुगाड़ तरीका जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 2 पाई अंडर रूट m/k। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या ये मास पे डिपेंड करता है? हाँ सर करता है। क्या ये स्प्रिंग कांस्टेंट Ks पे डिपेंड करता है? हाँ सर करता है। तो गधेड़ो, कहीं तुम्हें इसके अंदर क्यू दिखाई दे रहा है क्या? कहीं तुम्हें इसके अंदर क्यू दिखाई दे रहा है क्या? सर नहीं दिखाई दे रहा। कहीं तुम्हें इसमें इस फॉर्मूले के अंदर ई दिखाई दे रहा है क्या? सर नहीं दिखाई दे रहा। कहीं इस फॉर्मूले तुम्हें जी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। अबे तो जी रहे ना रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड रहे ना रहे, क्यू रहे ना रहे, इन पे जब फॉर्मूले के अंदर ये तीनों आ ही नहीं रहे तो इनके ऊपर टाइम पीरियड डिपेंड क्यों करेगा? मुझे ये बताओ।
मुझे टाइम पीरियड डिपेंड करेगा ही नहीं। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा? मास पे, केएस पे। क्या तीनों में मास सेम है? हाँ सर सेम है। क्या तीनों में केएस सेम है? हाँ सर सेम है। तो तीनों में टाइम पीरियड भी क्या रहेगा? सेम। खत्म आंसर। फालतू चीज, फालतू ज्ञान, अगर फालतू दिमाग लगाओगे तो आंसर तो कर पाओगे, बाकी तो कंसेप्ट से भी समझ आ गया है। आ गया समझ में सर। अब इतनी इंसल्ट करना जरूरी है क्या? बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इंसल्ट तो तुम पूछो मत। ऐसे ऐसे ताने मारता हूं मैं लोगों के, भाई ताने मार मार के बच्चे बच्चे ताने सुन सुन के बच्चे कहता है कि सर सर के ताने खत्म करने कैसे भी। जिस दिन मेरे ताने सुनना सब बंद हो गए, इसका मतलब उस दिन सक्सेसफुल होने वाले हो तुम। ठीक है। सब जब जब सर कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा दिल करता है कहाँ है, कहाँ के हैं प्यारे पापा जी। मेरा दिल कहता है कहने का कि कहने का, एक तो यार कौन सी हिंदी लिखती हो यार तुम ये। ठीक है। मेरा दिल करता है कहने का, छोड़ो मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि मुझे पता है कि फालतू चीज लिखी थी, मेरे पढ़ने लायक चीज भी नहीं थी। ठीक है। तो आई होप कि ये वाला स्प्रिंग मास सिस्टम वाला क्वेश्चन आपको समझ जाएगा। अब एक करते हैं थोड़ा सवाल, एक करते हैं फोड़ू सवाल। ठीक है। अब फोड़ू सवाल करेंगे तो अब ये भी एसएचएम का है, पर याद रखो आपके सिलेबस में जो जनरल एसएचएम है, दो तरह के एसएचएम आप पढ़ते हो। ठीक है। एक तो पढ़ते हो आप स्प्रिंग मास सिस्टम वाला, जो कि मैंने अभी अभी आपको समझा भी दिया। एक तो पढ़ते हो आप स्प्रिंग मास सिस्टम वाला। बस 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 बस, थोड़ा सा दर्द और होगा बस, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। ठीक है। तो मैम ने सुन लिया तो क्या बोलेंगे कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, और मैम ने अगर सुन लिया कि बच्चे क्या लिखते हैं तो मैम क्या बोलेंगी? मैम प्यारे पापा जी। ठीक है। तो ऐसे 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 क्या बोलता है, सिंपल पेंडुलम। दो तरह के आप एसएचएम पढ़ते हो अपने सिलेबस में। एक होता है आपका, मैक्सिमम टाइम ये पढ़ते हो, ज्यादातर ये पढ़ते हो, स्प्रिंग मास सिस्टम और सिंपल पेंडुलम। स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में मैंने अभी आपको समझा दिया। अब बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। सुनो, तो सिंपल पेंडुलम, और क्या हो गया मैं भूल गया। तो तुम लोग कमेंट कर रहे हो, तुम्हारे कमेंट ऐसे हो गए, मेरी नजर एक नजर यहाँ पे देखना चाह रही है, एक नजर तुम्हारी कमेंट्स में देखना चाह रही है, एक नजर मेरे को अपनी शक्ल भी देखनी है कि मैं कहीं, मैं शक्ल क्यों देख रहा हूँ, छोड़ो। ठीक है। तो भगवान। तो सुनो, अब क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, और अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे एसएचएम। चलो क्वेश्चन नहीं कर रहे, पहले हम क्वेश्चन को छोड़ो, यहाँ पे मैं कंसेप्ट समझाता हूँ आपको। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसएचएम की बात कर रहे हैं, लेकिन एसएचएम में हम आपका लेके चल रहे हैं आपका सिंपल पेंडुलम। क्या लेके चल रहे हैं प्यारे प्यारे महान बच्चों मेरे? सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम का के बारे में तो आप सब जानते हो क्या होता है सर। इस तरह से दिखता है आपका सिंपल पेंडुलम, और इस तरह से होता है ये रस्सी होती है जिसकी लेंथ एल होती है, और इसको हम क्या करते हैं, कुछ इधर थीटा पे ले जाकर इसको छोड़ देते हैं, और छोड़ के क्या करता है ये बार बार आता जाता रहता है। अगर ए रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर दे तो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ये खिलता रहेगा, और इसी को हम इसका ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ही काम करता है। प्रूव करते हैं इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन अब यहाँ क्या पढ़ना है, तो हमें ये पढ़ना है कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आज तो आप ये बोले थे कि आपकी तबीयत खराब है, और आपने कहा तबीयत खराब है तो आप छोटी क्लास लोगे। मैंने कहा था मेरी तबीयत खराब है, पर मैंने कभी नहीं कहा था मैं छोटी क्लास लूंगा, जबकि मैंने कल कहा था मैं लंबी क्लास लूंगा, चाहे मेरी तबीयत खराब हो चाहे सही हो। जितना मैं सोच के आया उतना तो मैं पढ़ाऊंगा ना यार। ठीक है। ठीक है। तो सुनो, अब बात ये कि ये होता है, अब सुनो, अब ये टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड कर रहा है? ये टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड कर रहा है? ये टाइम पीरियड एल पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है। अगर आपका ये टाइम पीरियड जी पे भी डिपेंड कर रहा है ना, हाँ सर जी पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो टाइम पीरियड है वो आपका स्टैटिक फोर्स पे डिपेंड करता है। मतलब सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो आपका स्टैटिक फोर्स पर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो स्टैटिक फोर्स पे डिपेंड करता है। मतलब कल को स्टैटिक फोर्स अगर आ जाए mg और वो थोड़ा बहुत चेंज कर जाए तो आपका टाइम पीरियड भी चेंज कर जाएगा। इसीलिए आपने एक सवाल सुना होगा जरूर कि अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम को अर्थ पे घुमा रहा हूं तो उसका टाइम पीरियड अगर टी आता है, तो मून पे घुमाऊंगा तो उसका टाइम पीरियड क्या निकल के आएगा। सेम सिंपल पेंडुलम को अगर मैं मून पे लेके जाऊंगा तो बताओ किसको बताया आंसर, कौन बताएगा जल्दी से आंसर बताओ। कि अगर मैं एक सिंपल पेंडुलम के सवाल को अगर मैं उसको अर्थ पे घुमाता हूं तो उसका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी निकल के आता है। तो अगर मैं उसको मून पे लेके जाऊंगा तो उसका उसका हाँ उसका उसका टाइम पीरियड कितना निकल के आएगा? बताओ कोई जल्दी बताओ, कोई बताओ जल्दी बताओ। ये यार ग्रेविटेशन का सवाल है, आना चाहिए। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सेम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, क्या आंसर निकल के आएगा जल्दी बताओ। ये तो आना चाहिए यार, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ना, पता होना चाहिए चीज तो। ये पता है ना कि कितना जी 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 का क्या फर्क होता है? ये बता दो बेशर्मो।
देखो जितना टाइम लगाओगे उतना टाइम और रुकना पड़ेगा तुम्हें, चुपचाप जल्दी बता छुट्टी मारो अपने यहाँ से। 1/6 टाइम इंचार्ज का आंसर है सबसे पहले 1/6 टाइम, और बिल्कुल बिल्कुल जवाब उनका गलत है। निखिल जी का आंसर 1/6 बिल्कुल जवाब गलत है उनका। आगे 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 देखिए जयदीप पापा। निखिल बोले नहीं आंसर, मैं बोल रहा हूँ गलत है। तो फैज का आंसर है, फैज का आंसर 2 पाई। 2 पाई? अबे टी लिखा है मैंने, तुम टी के हिसाब से बताओगे आंसर कि 2 पाई तो बोलता बता रहे हो आंसर? बताओ, और किसी को नहीं आता? चलो मैं बताता हूँ, तुमसे ना हो पाएगा, तुमने हार मान ली, तुमसे ना हो पाएगा, मूर्ख हो। सुनो, तो क्या हर बच्चा ये बात जानता है कि जी ऑफ मून जो होता है, देखो मैंने यहाँ पे एक और चैप्टर यहाँ निपटा दिया, ठीक है। कूते पाई कह रहा है, कूते पाई क्या होता है? तो जो जी अर्थ बाय 6 होता है, ये सबको पता होना चाहिए, जी अपॉन मून इज इक्वल टू G/6 होता है, ठीक है। अगर मैं टाइम पीरियड ऑन अर्थ की बात करता हूं तो वो क्या निकल के आएगा आपका, 2 पाई अंडर रूट L/G निकल के आएगा, राइट। अगर मैं टाइम ऑफ मून की बात करूंगा तो वहां पे अब मैंने क्या कहा, अब जी पे डिपेंड कर जाएगा, अब स्टैटिक फोर्स पे डिपेंड पड़ जाएगा, तो L/G/6 लिखोगे ना यहाँ पे। अगर G/6 लिखूंगा तो यहाँ पे गधेड़ो तुम ध्यान दो, तो ये ऊपर ऊपर आ जाएगा √6 आ जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा √L/, मैंने √6 बाहर निकाल दिया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ आपका √6 2 पाई √L/G। अब ये 2 पाई √L/G क्या है, अभी ये तो टाइम ऑफ अर्थ है, तो √6 क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ अर्थ। मतलब अगर मैं किसी सिंपल पेंडुलम को, अगर मून पे लेके जाऊं, तो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ जाएगा, √6 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये वाली सवाल आना चाहिए, सवाल एग्जाम में आते हैं, √6 टाइम्स बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू कुछ होती है 2.28 के आसपास बढ़ जाएगा कुछ, ठीक है। तो आई होप कि छोटी मेरी बात समझ आएगी। मतलब आपका ये माना कि इस बार जी पर डिपेंड कर रहा है, इस बार अगर कोई स्टैटिक फोर्स आएगा तो उस पर आपके चीजें डिपेंड कर जाएंगी, ठीक है। चलो, अब हम इसको घुसाते हैं, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एसएचएम को मिला देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस हम आपका सिंपल पेंडुलम को घुसा देते हैं एक साथ में, जैसे हमने स्प्रिंग मास सिस्टम और इलेक्ट्रोस्टैटिक को घुसाया था सिंपल पेंडुलम को। तो देखो सवाल कैसे बन सकते हैं, बस इस बार आपका स्टैटिक फोर्स पे डिपेंड करेगी चीज, अब कैसे डिपेंड करेगी उन बातों को समझो। पहला 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 पार्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो पहला पार्ट क्या है आपका, कि भाई आपके पास में एक सिंपल पेंडुलम है प्यारा सा, ठीक है, देखो प्यारा सा, ठीक है, सिंपल पेंडुलम है कि आपके पास में एक प्यारा सा सिंपल पेंडुलम है, और इसका मास m है, और यहाँ पे ग्रेविटी प्रेजेंट है, और आपका इसकी स्ट्रिंग की लेंथ, धागे की लेंथ l है, इसमें टाइम t1 आता है। दूसरा केस अपन करते हैं कि मान लीजिए फिर से आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने मास m ले लिया, यहाँ से q चार्ज ले लिया, और मैंने क्या कहा इस बार ग्रेविटी क्या है आपकी, ग्रेविटी इज एब्सेंट, ग्रेविटी इज एब्सेंट, तो यहाँ पे T2 टाइम आ गया। तीसरा केस समझो, तीसरा केस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मान लीजिए आपका m यहाँ पर ऐसा है, q आपका ऐसा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है आपकी इस तरह से, ग्रेविटी इज एब्सेंट लिख दिया मैंने दूसरे वाले में, हाँ, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इस पूरे एरिया में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है E यूनिफॉर्म। तीसरे केस में क्या है आपका, ये तीसरे केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है ऐसे, और आपका ग्रेविटी भी क्या है, प्रेजेंट है, ग्रेविटी इज प्रेजेंट, ग्रेविटी इज प्रेजेंट, ठीक है। चौथे केस में ऐसे में 5 सवाल कराऊंगा, सोचो एक सवाल में आपको 5 सवाल पढ़वाऊंगा, बस कंसेप्ट एक है, सवाल 5 है। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऊपर लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है, ऊपर, मास इसका m है, q इसका ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे आपकी, और मैंने फिर से क्या कहा, ग्रेविटी इज प्रेजेंट, यहाँ पे भी क्या हो रही है आपकी, ग्रेविटी इज प्रेजेंट। चलो नेक्स्ट सवाल क्या बन सकता है, देखो इस पे में से कोई एक सवाल आपके चांसेस होते हैं आने की जनरली, तो मैंने सारे सारे निपटवा दिए यहाँ पे, कल को आएगा कोई सवाल तो आपकी जिम्मेदारी आप कर लोगे। तो यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है आपकी, फिर से मास का m है, चार्ज का q है, और यहाँ पे आपकी बाकी ग्रेविटी भी प्रेजेंट है। तो इन सब सवालों में भी अपने अपने टाइम पीरियड निकल के आएंगे। चलो आप लोगों को नहीं करना है, मैं ही करूंगा, क्योंकि 5 सवाल हैं, एक एक समझ जाओ अच्छे से, सारे समझ में आपको अच्छे से आ जाएंगे, तो ध्यान से सुनो। ये हो गया T3, यहाँ पे T4 टाइम पीरियड, और यहाँ पे हो गया T5 टाइम पीरियड। पहले वाला तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, पहले वाले सवाल में तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, T1 इज इक्वल टू 2 पाई √L/G होना चाहिए, इसमें तो किसी को हल्का सा भी डाउट होना नहीं चाहिए। अब सुनो, इस बात को मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि सर 2 पाई √L/G आपका जी पे डिपेंड करता है, मतलब स्टैटिक फोर्स पे डिपेंड करता है। तो एक काम करता हूँ मैं, सुनो, मैं क्या करता हूँ, इस L को mg लिखता हूँ और डिवाइड बाय m करता हूँ, कोई दिक्कत तो होनी चाहिए। मैंने क्या किया, m जो नीचे g लिखा है ना, उसमें m मल्टीप्लाई कर दिया, उसको g से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो एक बात मैं समझ सकता हूँ क्या, तो ध्यान दो, यहाँ पे मैं समझता हूँ L का L रहने दिया, mg, अभी mg क्या एक तरह का स्टैटिक फोर्स होता है,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो mg क्या होता है आपका, एक तरह का स्टैटिक फोर्स होता है यहाँ के ना, तो ये हो गया आपका स्टैटिक फोर्स, मैं FST लिख दिया इसको। तो क्या मैं नीचे FST/m लिखता हूँ, ये बहुत हाई कंसेप्ट बता दिया मैंने। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो आप बहुत आसानी से सवाल निकाल पाओगे आपके सेशन का कहीं भी। इस तरह के सवाल अलग अलग टॉपिक में पूछ जाते हैं, कभी फ्लूइड में डाल देते हैं, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाल देते हैं, कभी मैग्नेटिज्म में डाल देंगे, तो कभी पूछ सवाल, इसलिए एक कंसेप्ट ढंग से सुन लो। तो क्या मैं ये सवाल लिख सकता हूँ, ये सवाल, ये वाला चीज सबको समझ में आएगी नहीं आएगी बताओ, कि मैं सिंपल पेंडुलम का, ये T1 नहीं है, किसी भी टाइम के लिए बताऊं, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैं क्या लिखता हूँ, 2π√L बाय स्टैटिक फोर्स, F स्टैटिक डिवाइडेड बाय मास। ये बात F स्टैटिक कौन होगा, जो जो स्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है वो वहां रख दो, डिवाइड बाय मास कर दो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या होगा, T2 ग्रेविटी एब्सेंट है। अगर ग्रेविटी एब्सेंट है लेकिन इस बार आपका चार्ज है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो इस बार पेंडुलम पे आपका mg भले ही नहीं लग रही है, लेकिन F इक्वल टू क्यू तो लग रहा है ना, हाँ सब लग तो रहा है। और क्या ये भी आपका कैसा फोर्स होता है, ये भी आपका स्टैटिक फोर्स होता है, हाँ के ना, ये भी स्टैटिक फोर्स है, तो इसको मैं FST बोल दूंगा इस बार। इस बार टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा इस बार, पता है फर्क क्या आ गया, कि ग्रेविटी जो mg लगा करती थी वो mg ना लग के अब क्या लग रहा है, QE लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे L लग दिया, स्टैटिक फोर्स कितना है, स्टैटिक फोर्स है मेरा QE, और डिवाइड बाय मास m कर दूंगा। तो इस केस में आपका टाइम पीरियड का निकल के आ जाएगा T इक्वल टू, ये बच्चे सवाल हिला भी नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने ये सब नहीं पढ़ा होगा ना, ये सब बच्चों को समझ में नहीं आता, ये ML/Q कहां से आ गया। हमने तो L/G पढ़ा था, ML/Q कहां से आया, ग्रेविटी एब्सेंट तो जी तो आएगा ही नहीं, तो ML/Q निकालने बच्चों के तोते उड़ जाते हैं, दूर दूर तक समझ नहीं आता निकला कहां से ये। तो आई होप कि अभी समझ में आ गया होगा कैसे निकला है, क्योंकि स्टैटिक फोर्स बात कर दिया। नेक्स्ट कर देते हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में आपकी ग्रेविटी भी प्रेजेंट है और इस वाले केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, mg लगेगा यहाँ पे और यहाँ पे आपका QE भी लगेगा, दोनों ही स्टैटिक फोर्स होते हैं, तो नेट स्टैटिक फोर्स क्या आ जाएगा इसका, दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो दोनों आपके सेम डायरेक्शन में है, तो वेक्टरली ऐड करेंगे तो जुड़ जाएंगे। तो इस टाइम पे आपका क्या लिखोगे, आपका T3 जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 2π√L, L तो L है, डिवाइड बाय स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स क्या है, दोनों का सम, यानी मैं क्या लिखता हूँ mg प्लस QE टोटल बाय m कर सकता हूँ। अब समझ में आ रही है ना चीज, मैं लिख कैसे पा रहा हूँ, ये सवाल पूछेगा एग्जाम में कई बार। तो यहाँ से T3 क्या लिख दूंगा मैं, दो तरीके से आपको ऑप्शन दे सकता है, L अपॉन या तो G प्लस QE बाय M लिख दो, L प्लस G QE बाय M लिख दो, या फिर कभी कभी दूसरे तरीके से आंसर दिया जाता है, तो ये होता है ML बाय MG प्लस V। कोई भी आंसर दे दे, आपको करने का तरीका पता है तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। अबे समझ में आ रहा है ना चीजें, थोड़ी सी लग रहा है ना कुछ नया पढ़ रहे हो, कुछ अच्छा पढ़ रहे हो, ये नहीं लगा ना वो जिंदगी में जो बोझ लेके आज तक चल रहे थे उसी बोझ को आज भी लेके चलोगे, ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए। जब मेरे से पढ़ने आए हो, एक IIT के टीचर से पढ़ने आए हो, तो कम से कम IIT के लेवल तक तो पहुंचो कम से कम। और भाई जब इस तरह का सवाल आ गया तो मेरी अपनी जिंदगी में अगली बार गलत मत कर देना, क्योंकि इतने ईजी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतने तरीके से फिर बच्चों को समझ में आ जाए। अब सुनो, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में होगा सर mg तो हमेशा नीचे लगता है, इसमें तो कुछ परवाह नहीं है, लेकिन इस बार QE क्या लगे ऊपर, लेकिन चाहे ऊपर लगे चाहे QE चाहे नीचे लगे, है तो तभी कांस्टेंट ना, तो यानी ये भी स्टैटिक होगा ये भी स्टैटिक होगा। लेकिन बस फर्क क्या हो गया, अगर मैं मान रहा हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, अगर वैसे ये एज्यूम वाला पार्ट दिया होगा सवाल में कि mg को मैं ग्रेटर देन QE मान लेता हूँ, अगर QE ग्रेटर देन होगा तो आप ऊपर ले लेना, ठीक है। तो इस बार स्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगी, नीचे होनी चाहिए, तो कितनी होगी आपकी mg माइनस QE लिखोगे। इस बार क्या लिखोगे बच्चों मेरे, mg माइनस QE लिखो, क्योंकि आपका ऊपर है QE नीचे, वेक्टरली ऐड कर रहे हैं इसको। इस बार क्या हो जाएगा, T4 कुछ नहीं, 2π√, मैं फिर से बता रहा हूँ ये चीज आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, कुछ किताबों में मिलेगा, तो एक सवाल इनमें से एक सवाल मिलेगा किताबों में, अगर किताब में ढूंढने जाओगे ना तो इन पांचों में से सिर्फ एक सवाल मिलेगा आपको, और वो भी मिलेगा ये वाला। और ये वाला बच्चों के तोते उड़ जाते हैं कि आंसर सीधा आंसर लिख देगा, वहां पे सीधे लिख देगा आंसर, बच्चों के तोते उड़ जाते हैं कैसे लिख दिया ये। तो मैंने उसको पहले SHM पढ़ाया आपको जानबूझ के, SHM पढ़ाने का रीजन था मुझे, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोस्टैट की कोई किताब होगी, कोई टीचर होगा तो वो मान के बैठेगा ना कि आपको SHM आता है, तो पहले आपको सीधा फॉर्मूला बोल देगा, देखो क्या टाइम पीरियड फॉर्मेट 2π√L/G होता है, हाँ होता है। चलो अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, वो कुछ नहीं बताएगा जी पे डिपेंड करता है नहीं करता है, वो कुछ नहीं बताएगा स्टैटिक फोर्स। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, आधे बच्चों को तो, आधे क्या सबको किसी बच्चे को यहाँ पे एक आध बच्चे को छोड़ दूं अगर मैं, तो मेरे ख्याल से किसी को नहीं पता होगा स्टैटिक फोर्स नाम की कुछ चीज होती है, किसी को नहीं पता होगा, जबकि स्टैटिक फोर्स नाम की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, पता ही नहीं होगा, पर वो पढ़ाते ही नहीं, क्योंकि पर वो सोचते हैं बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो नहीं जानते बच्चे बड़े हो गए थोड़ा बहुत तो समझेंगे, अब दिमाग बढ़ रहा है तो। अब सुनो, तो यहाँ पे अगर मैं बात को निखिल जी मैं मार डालूंगा, ठीक है, आई नो कहाँ से नो है, तो सब बच्चों को ही पता है, तो अपनी बेइज्जती मत कराओ यहाँ पे। सुनो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैटिक फोर्स, आप स्टैटिक फोर्स को लिखोगे mg माइनस QE बाय m लिखोगे। ऑप्शन कैसे दे देगा आपको, ऑप्शन दे देगा आपको वही g माइनस QE बाय m, या फिर आपका ml अपॉन mg माइनस QE इस तरह से।
अब है आखिरी वाला, और यही सबसे टॉप ऑप्शन है और सबसे क्वेश्चन ज्यादा यही पूछा जाता है, यही आईआईटी वाईआईटी नीट वीट में भी ये क्वेश्चन सब पूछा गया है, इसलिए मैक्सिमम किताबों में यही बता देते हैं और मैक्सिमम टीचर भी सिर्फ यही वाला एग्जांपल देंगे और बाकी एग्जांपल आपको नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आप सुनो हो क्या रहा है इस सवाल में। इस सवाल में हो रहा है सर mg लग रहा है नीचे की तरफ बिल्कुल, और आपका q इस टाइम पे s लगेगा। इस डायरेक्शन में तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं, बस फर्क क्या है कि अभी भी 90 डिग्री पे है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि भाई दोनों फोर्स है, और जब फोर्स आपके किसी एंगल पे लगते हैं ना दोनों, और फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये F1 है ये F2 है। फोर्स आपकी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब आपके सेम डायरेक्शन में होते हैं तो जुड़ जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो माइनस होते हैं, लेकिन जब किसी एंगल पे होते हैं तो आपको वहां पे रिजल्टेंट लेना होता है। अच्छी बात है कि अभी 90 डिग्री पे है, अगर सर 90 डिग्री पे ना होते किसी एंगल पे होते तब भी आपको रिजल्टेंट लेना, रिजल्टेंट लेने का फॉर्मूला पता होगा, होता है ना आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos का अंडर रूट, उससे। ठीक है, अच्छी बात है 90 डिग्री पे तो आप सीधे यहाँ पे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आपका लिख सकते हो। और ये क्या है, दोनों स्टैटिक है तो ये निकल के भी क्या आएगा, ये भी तो स्टैटिक ही निकल के आने वाला है। मतलब इस बार आपका जो स्टैटिक फोर्स निकल के आने वाला है ये क्या निकल के आएगा आपका, इट विल कम आउट टू बी mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा। अब अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका 2 पाई अंडर रूट एम बाय एम तो नहीं एल बाय जी। जी होता है सिर्फ स्पेंडल, लेकिन आपने क्या याद किया है, एफ स्टैटिक बाय एम। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उठा के एफ स्टैटिक की वैल्यू रखनी है। आप देखना ऐसे ऐसे ऑप्शन दिखेंगे ना, बच्चे इतना पागल होते हैं इसको ऑप्शन को देखो कि आधे बच्चे सिर्फ ऑप्शन देख के छोड़ के आते हैं। ऑप्शन में कैसा मिलेगा, देखो ऑप्शन मिलेगा ऐसा 2 पाई अंडर रूट आपको मिल जाएगा यहाँ पे एम एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर जी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, की पावर 1/2। ये ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जाम में, याद रखना आपको एग्जाम में ये ऑप्शन मिलेगा। आधे बच्चे तो यहाँ अपनी मतलब प्राण छोड़ चुके होते हैं, नहीं सर ये दुनिया मोह माया है सर, क्या करने आए थे क्या करके जाएंगे। ठीक है, ऐसे अगर ऑप्शन आपको दिख गए गलती से भी, ठीक है, वहीं मर जाओगे 2-4 तो। ठीक है, वहीं आपने बोला सर नहीं नहीं सर ये सवाल थोड़ी ना करना है, ये सवाल तो, और सवाल में था क्या, सवाल में अगर आपने पेन भी उठाया ना पेन वेस्ट किया है, क्यों पता है ना यार, आंसर में mg स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आना है और उसका अंडर रूट भी आना है, क्योंकि आपने क्या निकाला है, आपने रिजल्टेंट निकाला है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई तकलीफ है तो जल्दी बोल जाओ, कोई भी थोड़ा सा भी तकलीफ हो रही तो जल्दी बोल जाओ, क्योंकि तकलीफ का निवारण अभी हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल आसान नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है बुक में पढ़ा हुआ था सर, बेस्टी मत करो सर। बेस्टी क्या होता है, बेस्टी मत करो बुरा लगता है, और आप अपने आपने भी लास्ट ईयर, अरे लास्ट ईयर जिन्होंने मेरे से पढ़ा था वो तो पढ़ाई, अच्छा इंसल्ट मत करो, बेइज्जती मत। ये भगवान कैसे बच्चे हैं मेरे प्यारे प्यारे। ठीक है, अरे बेइज्जती नहीं करता तो मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा क्या यार। और देखो तुमसे प्यार करता हूं तो बेइज्जती करने का भी हक मेरा ही है ना, तुम पे हद कर रहे हो यार। ठीक है, तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए किसी और को बुलाऊंगा क्या मैं, भैया आओ बाहर से तुम बेइज्जती करो इनकी। भाई तुम्हारा, तुम मेरे ही बच्चे हो यार, तो बेइज्जती मैं ही करूंगा तुम्हारी। ठीक है, तो कभी मेरी बात को बेइज्जती की तरफ मत लेना। ठीक है, मेरी बात को ऐसे लेना कि भाई सर मजे ले रहे हैं, हमारे मजे ले रहे हैं, हम सर के मजे, तुम लोग मेरे मजे देते रहते हो बेशर्मो। ठीक है, और दूसरी बात निखिल ने अपनी अपनी इज्जत तो बताई थी, निखिल ने बोला हमारी कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, कोई वजूद नहीं है। ठीक है रे, अपने आप अपने बीच में ना वो सब है, एक लिमिट तो है ही टीचर और स्टूडेंट की, पर एक वो फन वे में हमको सब कुछ करना है। चलो, आई होप कि सबको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप आई होप कि आपको आज सबको सबको मेरी क्लास समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं। आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए हैं। और अब अपन कल आपका कंटिन्यूस बॉडीज जो होती हैं, कल जो हमारी कंटिन्यूस बॉडीज होती हैं जो बड़ी बड़ी, मतलब कोई एक लंबा वायर आ गया, एक रिंग आ गई, एक डिस्क आ गई, ऐसे क्वेश्चन को कल हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टाटा, गुड बाय, गुड नाइट एवरीवन, शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शब्बा खैर और अनुपम खैर, बाय बाय।